हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे प्लीज सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी कैसे हैं और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के बज चुके हैं 10 और सुबह के 10 बजे जो हम करते हैं वो यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं यूपी पुलिस का, जो हम करते हैं पीवाई के फॉर्म में। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी यूपी पुलिस के आगामी यानी जितने विगत वर्षों में प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, उनका ही हम आपके सामने क्या है सेट लेकर के आते हैं। और आप सभी क्या है बहुत अच्छे से उनको करते भी हैं और अपने सवालों का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आप सभी के यूट्यूब चैनल जड़ तक परिवार पर। अब होगी तैयारी जीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो सेट होने वाला है वो हमारा हिंदी का सेट होगा। और आज हमारा हिंदी का सेट पेपर जो है ये हमारा 13वीं क्रम का है। तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी और काफी आपको अच्छा भी लग रहा होगा। जैसा कि मैं बता दूं, ये आज जो हमारा जीके जीएस का जो 13वां पार्ट है, ये परीक्षा जो हुई थी 26 तारीख को 10वां महीना यानी अक्टूबर में। और ये 2017 में जो हुई थी, लेकिन ये 18वीं परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, सेकंड पाली में ये पेपर जो हुआ था वो आपके सामने मैं रख रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, विगत वर्षों में जितने में हैं हम क्रम से आप सभी के साथ अल्टरनेटिव डेट के हिसाब से एक दिन जीके जीएस और अगले दिन क्या हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जो 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पीवाई के फॉर्म में करा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो प्लीज जाकर के हमारे परिवार पर पहुंच करके, तो वहां पर आप सारे आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर क्या है आप अपने सवालों को देख सकते हैं और काफी अच्छे से अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते बढ़ते अपने सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा आया है ये करंट अफेयर से है, क्योंकि उस टाइम का जो दो करंट अफेयर था वो इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा सामान्य धन का। पहला सवाल देखेंगे कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम बताइए। यानी कि जब ये करंट अफेयर होगा तो उस टाइम पे ये सवाल पूछा गया था। लेकिन इसी तरह का करंट अफेयर हमारे 2024 में एग्जाम होगा, उसी प्रकार से आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर का आपको सवाल देखने का उद्देश्य इतना है कि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर को आपको पकड़ कर चलना है और उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी भी करना है। बताएंगे दोस्तता, साथीता, यात्रिता के मित्रता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे साथी ऐप जो था वो सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको अपने एग्जाम में काफी अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा करंट अफेयर का है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापारिक संधि को नवीनीकृत कर दिया है। यानी कि अगले 7 वर्षों तक यह समझौता चलेगा। और यह समझौता किया गया था अक्टूबर 2016 में किया गया था। और व्यापार किस पर होता, अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया गया था। तो भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो उस टाइम पर ये 2016 का करंट अफेयर था, जो 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताएंगे। तो आप बताएंगे हमने नेपाल के साथ यह समझौता किया था और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ये भी आप याद रखेंगे। और ये इसी प्रकार के सवाल, यानी कि जिस भी देश से 2024-23 के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि की है वो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं सवालों को क्या है आपको ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को तैयार करना है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को विगत में रखने का यही आप सभी के लिए उद्देश्य था कि आप क्या है ये देख लें कि किस प्रकार का करंट अफेयर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। ये आया है उस टाइम का जो करंट अफेयर होगा स्पोर्ट्स से। तो वहां पर ये स्पोर्ट्स से सवाल पूछा गया है। तो हमारा तीसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी मेजोरिटी में करंट अफेयर क्वेश्चन रखे जाते हैं, वो भी आप सभी के आप आकलन कर सकते हैं। एशियाई खेलों 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। यानी कि जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, तो जो पदक तालिका थी तो शीर्ष पर जो रहा था वो चीन रहा था। तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 102 जीते थे, 112 जीते थे, 122 जीते थे, 132 जीते थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा। इसने क्या है 132 पदक जीते थे 2018 में। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मैं बताऊं, भारत ने क्या है कुल 15 स्वर्ण पदक जीते थे। और भारत क्या उस टाइम पर 8वें नंबर पे था। ये भी आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है तो आप बता दीजिएगा। लेकिन नवा एशियाई खेल 2022 में चीन के होंगजो में
आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 का आवत के कारण स्थगित करते हुए वर्ष 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य ये आयोजित किए जाएंगे। तो आपको पता होगा 2023 में एशियाई खेलों को आयोजित किया गया था, क्योंकि 2019-20 जो था हमारा 21 ये हमारा कोविड-19 में ही चला गया था। तो 2023 में जो है एशियाई खेल हुए हैं, तो आप वहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं कि कौन सा एशियाई खेलों में कितने पदक किसने जीते और भारत का कौन सा स्थान है। तो इसी प्रकार का संबंध स्पोर्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है कि जर्मनी में है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन का इंतजार कर रही हूँ। तो आप बताएंगे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको आप इंटरनेशनल कोर्ट भी कहते थे, इसका जो मुख्यालय जो ये वो है, ये नीदरलैंड के द हेग में है। तो आप इसको याद करेंगे, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा यूएनओ के जितने भी वहाँ पर उसकी अंग हैं, जितने भी उसकी जो बॉडी है, उनका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक यूएनओ की ऐसी बॉडी है जिसको आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, जो न्यूयॉर्क में ना होकर के नीदरलैंड के द हेग में। ऑप्शन नंबर के हमारा क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूएनओ में कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो आप बताएंगे 1945 का जो चार्टर एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंटरनेशनल न्यायालय की क्या है, स्थापना की गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और मुझे यकीन है कि सभी बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सही हुआ होगा, और काफी हलवा क्वेश्चन था। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। यानी कि पेड़ पौधे में जब निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, वो आपको बताना है। बीज में होगा, पुष्प केसर में होगा, जायांग में होगा या फल में होगा? तो पेड़ पौधों में निषेचन होने के बाद जो अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे जब पेड़ पौधे में निषेचन हो जाता है, तो अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा जो पेड़ पौधे में निषेचन होगा, अंडाशय क्या है, फल बन जाएगा, और फल के रूप में हमको फल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा महिला का जो 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 पेड़ होते हैं, तो पेड़ में जो महिला अंग होता है जिसमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपको जायांग कहेंगे। और पुष्प का जो पुरुष वाला भाग होता है, आप उसको पुष्प केसर भी कहते हैं। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि फूल में फीमेल और मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं। इससे भी क्या है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेता है। तो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन का जवाब पता होगा, उम्मीद है मुझे। और अभी तक आपके सभी क्वेश्चन सही चल रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही आप अपनी तैयारी करते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से आ गया है। सभी मैं चाहूंगी कि सभी इस क्वेश्चन को पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्या अपना आंसर अच्छे से करें। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वाभाविक रूप से जहरीली होती है। तो आप बताएंगे जो छत्तीसगढ़ CFL हो जाती है, छत्तीसगढ़ का मतलब है जो CFL खराब हो जाती है, या फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, खराब हो जाती है, उनका हमको खत्म करना है। लेकिन खत्म भी किस तरीके से करना है, सुरक्षित रूप से करना है, क्योंकि उसमें किसी की वाष्प भरी होती है जो हमारे स्वभाव के लिए क्या है, जहरीली होती है। आप बताएंगे अमोनियम की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की होती है, कि पारे की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब मुझे आप करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं सभी के क्वेश्चन का सही जवाब का इंतजार कर रही हूँ, तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे इसमें क्या है, पारे की बास भरी होती है। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और पारा क्या है, ये स्वाभाविक रूप से क्या जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि यह पारा को आप वाष्प कैसे बनाते हैं, तो आप बताएंगे द्रव अवस्था में उच्च घनत्व एवं न्यून वाष्प दाब के कारण पारा क्या है का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैग्नोमीटर और CFL तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। पारा जो परत होता है, इसको ये वाष्प स्वाभाविक रूप से जहरीली होती है, इसलिए इसको क्षतिग्रस्त जो CFL फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उनका निपटान को सुरक्षित रूप से करना चाहिए। अगर आपसे पूछे किसी भी अगर आपको पारे को क्या है वाष्प में बदलना है, तो उसके लिए क्या है, आपको उच्च घनत्व रखना पड़ेगा। न्यूनतम वाष्प दाब पर परिवर्तित करके आप यहाँ पारे को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ये आशा है कि आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा, और साथ में आपको जो फैक्चुअल नॉलेज दी जा रही है उससे भी आप संतुष्ट होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए ऊतक को क्या कहा जाता है। यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें पानी और पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, पानी और पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए आप किस संवहनी ऊतकों को
क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। आप बताएंगे फ्लोएम बोलेंगे, आप बताएंगे कोलेनाइ काइमा बोलेंगे या जाइलम बोलेंगे, या आप बताएंगे स्केले रेन काइमा कहेंगे। तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि पौधों में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम ऊतक भी बोल देते हैं। ये एक तो होते हैं सिंपल टिश्यू और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पौधों में कितने प्रकार के टिश्यू ऊतक पाए जाएंगे। तो आप बताएंगे दो प्रकार के, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो जो पोषक और पानी की जो परिवहन करते हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? आप बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से ही पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा जाइलम। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। इसको याद आप कैसेंगे, जैसे हो जाएगा जल और जैसे हो जाएगा जाइलम। इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर के सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये जो फ्लोएम होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ही उदाहरण है। अगर पौधों में लवण और खनिज तत्वों को अगर ट्रांसफर करना होता है, परिवहन करना होता है, तब क्या है आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू को इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर के, तब हमारा सही जवाब बनेगा। लेकिन हमसे पूछा गया पानी और पोषक तत्व, तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा जाइलम। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप सभी को यह भी अच्छा भी लगा होगा। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, फटाफट से आप मुझे क्वेश्चन का उत्तर करके बताएंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। यानी कि ऐसा कौन सा आपको विकल्पों में बीज दिया गया है जिसको आप पुनरुत्पाद भी कर सकते हैं? गेंदा, ब्लेड मोड, आलू या अदरक? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि पुनरुत्पादन बीज को क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे इसको क्या है, स्पोर प्रोसूडिंग भी कह देते हैं। जो पौधे में ये किसके द्वारा करेंगे, तो आप बताएंगे जो ब्रेड मोल्ड होता है इसके क्या है, पुनरुत्पाद बीज को पौधे के नाम से भी चुना जाता है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा पढ़ के बता देती हूँ। जो पुनरुत्पादक बीज जिसको आप स्पोर प्रोड्यूसिंग कहते हैं, वो उत्पादन पौधे में ब्रेड मोल्ड है या अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मोज एवं फर्न जैसे उत्पाद भी जनन बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसकी क्या है डिटेल थी, कभी कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता देना, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ब्रेड मोल्ड, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। फटाफट से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देकर बताएंगे। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है, वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है क्या? यानी कि आपको बताना है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जानवर के बिना बनाया गया है और एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है और यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, यह कौन सा है? जैव प्लास्टिक है, नाइलॉन है, रेयान है या पॉलीएस्टिरीन है? तो आपको बता दूं ये किसी भी कच्चे पदार्थ यानी कि पौधे और जानवर से नहीं बनाया गया है, लेकिन बनाया मानव ने ही है। लेकिन इसकी हमको बनाया किसने? कोयले और पानी और हवा से तैयार किया है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे नायलॉन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नायलॉन की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे यह प्रकृति में मजबूत, लोचदार तथा हल्का होता है। इसके तैयार करने के लिए हमने 3 चीजों का यूज किया, कोयला, पानी और हवा। तो कभी कभी अगर आपसे पूछे तो बता देना, ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यह किसी भी क्या प्राकृतिक पदार्थ जानवर या पेड़ पौधों से नहीं बनाया गया है, लेकिन क्या है एक सिंथेटिक है, जो कि पूर्ण रूप से क्या है सिंथेटिक है, मानव द्वारा कृत्रिम रेशा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। और यह जवाब मैं आपसे कभी बार पिछले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप जो बच्चे मुझसे डेली सेशन में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं चाहूंगी कि सभी एक बार अपना सही जवाब करेंगे। 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 फरवरी को, फिर 17 जनवरी को, 17 दिसंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और 15 जनवरी को आपको पता होगा जो होता है
जो थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो हमारी वायुसेना की थल सेना कमांड जो होती है वो अपना दिवस मनाती है 15 जनवरी को, ये भी यहाँ पे याद रखेंगे। लेकिन विश्व हिंदी दिवस क्या है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 14 सितंबर को क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे अगर विश्व पूछे तो विश्व बता देना, अगर आपसे राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रीय भी बता देना। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और पहला विश्व हिंदी दिवस क्या है, 1975 में मनाया गया था और नागपुर में इसको आयोजित भी किया गया था। सन पूछे तो आप सन लिए भी बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को क्या है, स्कोर कर भी करना है। ने अधिग्रहित चरित्र के विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, अगस्ट वाइजमैन ने, ग्रेगर मेंडल ने, क्या चार्ल्स डार्विन ने? तो किसने चरित्र का विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी का मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहूंगी कि आप फटाफट से अपने क्वेश्चन का जवाब कर दीजिएगा। आप बताएंगे इसका मतलब जो होता है ये क्या है। इन्होंने कहा था कि धीरे धीरे ज्यादा विकसित होते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथ ही जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता वह धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और कई पीढ़ियों के बाद क्या उन अंगों के केवल निशान ही रह जाते हैं। यानी कि क्या है, ये अधिग्रहित चरित्र का विरासत सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि कुछ जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा पहले के जो सांप होते थे उनके क्या पैर पाए जाते थे, लेकिन सांप ने अपना पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, वो रेंग कर ही अपने काम करने लगे। तो धीरे धीरे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंगों का लोप हो गया, ये भी हम जानते होंगे। उसी प्रकार क्या है, मनुष्य की पहले पूंछ पाई जाती थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी पूंछ से काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे क्या है वो पूंछ भी लुप्त होगी। लेकिन आपको पता है कि हमारी पीठ के पीछे आपको पूंछ का निशान भी मिल जाएगा कि मानव की यहाँ पर पूंछ होती थी। इसका सिद्धांत जिसको आप कहेंगे चरित्र का विरासत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर की हमारा सही जवाब हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा क्या है यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यह क्वेश्चन काफी बच्चों नया भी होगा और आज आपने कुछ नया भी सीखा होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलकणी, रतन टाटा या विशाल सिक्का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको पता है 2023-24 में जितनी भी पुस्तकों का प्रतिपादित किया गया है, चाहे वो किसी लेखक के द्वारा हो, चाहे वो किसी आर्टिस्ट के द्वारा हो, या किसी बिजनेसमैन के द्वारा हो, क्या वो अदर कंट्री के द्वारा भी हो, तो आपको सारी की सारी पुस्तकें याद करनी है, क्योंकि एक पुस्तक से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेगा। आप उन सभी के लिए क्या तैयार रहिएगा करंट अफेयर के माध्यम से जितनी भी पुस्तक हाल फिलहाल में आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे नंदन नीलकणी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि फैक्चुअल का कोई फैक्ट नहीं होता, सीधा सीधा आपको आंसर याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया। और जीएसटी से क्या है, एक दो शिफ्ट को छोड़कर हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है और हर बार ये सवाल का आंसर बनता है, क्योंकि मैंने आपको जीएसटी जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको विगत क्लास में आपको बता दिए हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि पूर्ण रूप से जीएसटी को किसकी सिफारिश द्वारा की गई थी? राजा चलेगा समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, या बताएंगे जीएसटी परिषद, क्या मनमोहन सिंह आयोग? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो आप बताएंगे जीएसटी परिषद। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा। वो ऑप्शन नंबर बी इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो विजय केरकर टास्क फोर्स के द्वारा ही किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे जीएसटी परिषद। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्म में क्या आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी लगाना है। मैं चाहूंगी कि सभी का डाउट क्लियर भी हो गया होगा। जिन्होंने गलत किया है, आंसर किस प्रकार से गलत हो गया वो भी आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि एशियाई खेलों 2018 में महिला ने 300 मीटर बाधा दौड़ में प्रायोजित में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आपको ये पता होगा, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एशियाई खेल भी हुए हैं, तो आपको पता होगा ओलंपिक खेल भी हुए हैं, अर्जुन अवार्ड भी
दिए गए हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आपको क्रिकेटर हैं, जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं, जितने व्यक्तियों को, और किस किस खेलों में उन्होंने पदक जीते हैं, वो भी आपको याद रखने, खासकर उत्तर प्रदेश के तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यह एग्जाम तो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से पूछा गया है करंट अफेयर से। तो आपको पता होगा कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताइएगा, जो सुधा सिंह जी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एशियाई खेलों 2018 में 300 मीटर बतख दौड़ में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बताएंगे कि सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा रायबरेली। ऑप्शन नंबर के बी सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता होगा, जब आपने आर ओ का जो एग्जाम दिया था, जो हमारा पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन 22 दिसंबर को डेट बताई गई है, तो उसमें भी क्या है, यूपी स्पेशल में जितने कैंडिडेट ने भाग लिया था प्रतियोगिताओं में, जो हमारे 2023-24 में हुई थी लास्ट ईयर में, तो उनके भी सवाल आए थे। तो अगर आपने परीक्षा दी होगी तो आपको पता होगा कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर से वहां पर सवाल पूछे गए थे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 16 है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यानी कि ऐसा कौन सा सन था कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 के 2 अक्टूबर 1950। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो नाम है वो संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर के बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 जनवरी को क्या है, 24 जनवरी को आप उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, और ये स्थापना दिवस मनाने का सिलसिला 2018 से शुरू किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस दिवस को किस वर्ष से बनाना चालू किया गया है, तो आप याद रखेंगे 2018 से शुरू किया गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन की फैक्चुअल नॉलेज में आप याद रखेंगे, और हमारे क्वेश्चन का सटीक आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। यानी कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है कोच्चि में, नई दिल्ली में, बंगलुरु में, या चेन्नई में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे बंगलुरु में क्या है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और इस प्रकार से भारत में जितने भी पहले पहले काम होते हैं वो भी एग्जाम में एग्जामिनर क्या है विगत उसी वर्ष के अंतर्गत जितनी भी परीक्षा होती है वो आपसे पूछ लेता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि काला नमक चावल चावल की किस्म को एक जिला की उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है। आपको पता होगा, जो काला चावल है एक चावल की किस्म है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में रूप में इसको चुना गया है। गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, आजमगढ़ में, या गोंडा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सभी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, सिद्धार्थनगर जो जिला है, इसमें क्या है, काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यह काला नमक चावल को इसमें इंडिकेट किया गया है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गोरखपुर में आपको पता होगा टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन है वो पर यहाँ पर फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा गोंडा हो जाएगा, गोंडा में क्या है, खाद्य प्रशिक्षण के जितने भी फूड जो फाइबर होते हैं उनको वहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। और आजमगढ़ हो जाएगा, आजमगढ़ में आपको पता होगा क्या वहाँ पर दिया गया है, जो ब्लैक पोट्री का काम होता है वो क्या है आपको आजमगढ़ में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको जितने भी ऑप्शन थे उनके सभी वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर के बी होगा। अगर हम आपसे पूछे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे ये भी क्या है, 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे कंगना रुनावत क्या है इसकी ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। और यह क्वेश्चन मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन या फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किए थे। जितने बच्चे कल हमारे साथ सेशन में जुड़े थे उनको तो इसका क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छी तरीके से पता भी होगा। बुलंदशहर में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, एटा में हुआ था, क्या फैजाबाद में हुआ था। तो सूफी कवि जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले से हुआ था, तो आप बताएंगे एटा जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर कासगंज आए तो उत्तर में आप कासगंज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एटा और कासगंज दोनों मिलेगा तो आप एटा को ही सबसे पहले वरीयता देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक आता है
तो आप दोनों में से या तो एटा को लगा दीजिएगा या कासगंज को, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। आपको पता होगा कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल भी देखा था, इसलिए इनको भारत को क्या है, तोता ही हिंद भी कहा जाता है। लेकिन जब यह जन्मे थे तब वह एटा नाम था, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसका नाम कासगंज हो गया है। तो दोनों ऑप्शन अगर आपको मिले तो आप एटा को लगाना, लेकिन अगर कासगंज आए तो कासगंज, अगर दोनों आए तो आप एटा को ही प्रेफरेंस देंगे। और इनको तोता हिंद भी कहा जाता है। खड़ी बोली के जनक भी अम्बेडकर को माना जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि इन सभी फैक्ट से क्या क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, क्या फैजाबाद में है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो बहू बेगम का जो मकबरा बनेगा वो बनेगा फैजाबाद। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो फैजाबाद है इसका नाम अब क्या हो गया, अयोध्या हो गया है। लेकिन आपको अगर फैजाबाद नहीं मिलेगा तो आपको अपना उत्तर अयोध्या लगाना पड़ेगा। अयोध्या में आपको बहू बेगम का मकबरा मिलेगा। पहले इसका नाम फैजाबाद था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अयोध्या हो गया। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे तरीके से किया भी होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से करते चलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि बहू बेगम का मकबरा जो है नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में बनवाया था, और यह मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो लखनऊ ये थे फैजाबाद के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था बहू बेगम का मकबरा, जो कहाँ पर था, फैजाबाद में। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनकी शिष्या द्वारा प्यार प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? यानी कि ऐसी कौन सी मतलब शास्त्रीय गायिका है भारत की प्रसिद्ध, जिनके शिष्य उनको प्यार से क्या अप्पा जी कहकर बुलाते थे? ऑप्शन है गिरिजा देवी, किशोरी आम अमोनकर, या वसुंधरा कोमकली, या हीराबाई बारोडकर। तो फटाफट से बताएंगे अप्पा जी किसके नाम था, जिसको उनके स्टूडेंट क्या है उनको अप्पा जी कहकर बुलाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी मुझे क्या है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे गिरजा देवी प्रसाद को क्या है उनके स्टूडेंट क्या है उनको अप्पा जी कहकर बुलाते थे। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और क्या है इनको ठुमरी की क्या है बहुत प्रसिद्ध गायिका भी कहा जाता है, और ये क्या है शास्त्रीय नृत्य की गायिका है। और ठुमरी की क्या है इनको सर्वश्रेष्ठ गायिका भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और गिरजा देवी आपको पता होगा ये बनारस घराने से संबंधित है, ये भी आप याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि यह कौन से घराने से संबंधित, तो आप बताएंगे ये बनारस घराने से संबंधित है। कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको पता होगा 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण, और 2016 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये भी याद रखेंगे, यानी कि इनको जितने भी तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सभी फैक्ट उनके साथ याद रखेंगे। बनारस घराने से संबंधित है और ठुमरी की प्रसिद्ध ही गायिका है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वह किस संप्रदाय से संबंधित है? नागा से है, नाथ से है, कालमुख से है, या माधव से है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब देंगे। यह क्वेश्चन तो आप सभी के लिए एकदम हलवा सवाल है। तो आप सभी से चाहूंगी कोई भी क्वेश्चन इसका गलती से उत्तर भी ना दे, क्योंकि हलवा है, गरम गरम खाइएगा तो मुंह जल जाएगा, जिससे आपके टेस्ट में वो भी खराब हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़कर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप बताएंगे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गोरखपुर मठ में क्या है ये मठाधीश भी है। ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा नाथ संप्रदाय। वेरी गुड, सभी ने क्या है सही जवाब दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है तो आप देंगे मच्छेंद्र नाथ को क्या है नाथ संप्रदाय का भी क्या है संपादक या संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, वही आपको अपने क्वेश्चन का उत्तर करके बताना है। फटाफट से आप अपने क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। गोरखपुर से लगती है, महाराजगंज से लगती है, बलिया से लगती है, कि बस्ती से लगती है? क्वेश्चन नंबर 22 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे जो उत्तर प्रदेश की सीमा है आप बताएंगे 7 जिलों से क्या है वो आपकी नेपाल से लगती है, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन ऑप्शन में जो महाराजगंज दिया है उसकी सीमा क्या है किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और काफी अच्छे से आप अपने
जवाब भी दे रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों की सीमा क्या है, नेपाल के साथ लगती है। और ये 7 जिले आपको क्रम से ये भी याद रखने हैं। कभी कभी क्या है एग्जामिनर आपसे क्रम से भी लगवा सकता है और ऑप्शन के माध्यम से भी क्या है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको सारे के सारे 7 के 7 जिले याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीक को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। गुरु तेग बहादुर ने, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह ने, श्री गुरु हरकृष्ण ने या श्री गुरु गोविंद सिंह ने? तो खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके बताएंगे। और खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो हम बताएंगे 1699 में। और कौन से सिख गुरु थे? तो हम बताएंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और यह क्या है पंथ एक योद्धाओं की तरह शैली में चित्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आपने काफी अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब भी दिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरु गोविंद सिंह कौन से क्रम के गुरु थे? तो आप बताएंगे ये 10वें क्रम के गुरु थे और ये 10वां यानी अंतिम गुरु भी थे हमारे सिख समुदाय के। वेरी गुड, आप सभी ने काफी अच्छा उत्तर भी किया है। आशा है किसी भी कारण से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे और काफी अच्छे तरीके से क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से आ गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? आप बताएंगे 2.46 मीट्रिक टन, 4.46 मीट्रिक टन, 6.46 मीट्रिक टन या 8.46 मीट्रिक टन? तो 2017-18 के द्वारा आरबीआई ने कितना सोना खरीदा था? ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करके बताएंगे। तो आप बताएंगे 8.46 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया था। उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा 2021 में जो जीता गया भारत के द्वारा 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, तो आप बताएंगे 77.5 मीट्रिक टन स्वर्ण क्या खरीदा गया है। ये भी आप याद रखेंगे 77.5 मीट्रिक टन। अगर आपसे पूछेगा बिगर नवीनतम आंकड़ा तो आप अपना बताएंगे 77.5 मीट्रिक टन। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर फिर से आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? यानी कि आप बताएंगे जो सिखों में जो विवाह होता है उस विवाह को आप किससे नाम जानते हैं? आनंद कारज क्या है? सिखों में विवाह समारोह को जाना जाता है। यह व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुरु नानक देव के द्वारा, गुरु अमरदास के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा या गुरु रामदास के द्वारा? तो सिखों में जो विवाह की परंपरा होती है उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे आनंद कारज से। यह व्यवस्था किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। आप बताएंगे इस उत्तर का आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे गुरु अमरदास के द्वारा यह व्यवस्था को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आनंद कारज एक सिख समारोह विवाह समारोह है। आनंद कारज का अगर आपसे साधारण अर्थ पूछे आनंद में संग होता है। इसकी शुरुआत गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। इस समारोह के अंत में होने वाला समारोह जिसमें 4 लावन कहा जाता है, 4 लावन की शुरुआत रामदास के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछेंगे कि 4 लावन की शुरुआत किसने की थी? तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है। तो आप बताएंगे गुरु रामदास के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन आनंद कारज की शुरुआत जो सिख विवाह समारोह में की जाती है शुरुआत, तो ये इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास ने। तो दोनों दो क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। 4 लावन की शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे गुरु रामदास के द्वारा। और आनंद कारज की शुरुआत किससे की गई थी? ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास के द्वारा। तो दो क्वेश्चन आप सभी याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 2016-17 में दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है या मध्य प्रदेश है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बनेगा जो सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन करता है वो बनता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। और खाद्यान्न कुल टोटल खाद्यान्न उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और दूध के उत्पादन पर सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? आलू और गन्ना के उत्पादन पर शीर्ष उत्पादन पर कौन है? तो आप बताएंगे अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ये हमारा सही आंसर होगा। और फलों के उत्पादन में वर्तमान में भी कौन सबसे शीर्ष राज्य है? तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा। तो चलिए ये था हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में घाटे का बजट पर आप क्या है बताएंगे। देखिए 2017-18 से संबंधित जब भी सवाल हुआ है तो आपको भी क्या है 2024 और 23 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं जो आपको
आप सवाल देख रहे हैं उसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसी प्रकार से आपके करंट इकोनॉमिक्स के पोर्शन है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो कितना घाटे का व्यापार हुआ था आप बताएंगे, 126.80 बिलियन डॉलर, या 136.80 बिलियन डॉलर, या 146.80 बिलियन डॉलर, या 156.80 बिलियन डॉलर, जो भारत का घाटे का बजट था 2018 और 17 की वित्तीय वर्ष के दौरान। तो फटाफट से मुझे आप क्वेश्चन नंबर 27 का सटीक उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे प्रश्न काल तथा वर्ष 2023-22 के संदर्भ में विकल्प क्या है हमारा, यही सही है। 126.80 बिलियन का क्या है हमारा यह घाटा बजट था। सबसे ज्यादा घाटा बजट हमको कहाँ पर हुआ था, वो आंध्र प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या था, ये हुआ था हमारा 11,113.86 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नहीं नहीं सॉरी, ये जो हमारा क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब बनेगा। 156.80 बिलियन डॉलर क्या है, ये हमारा घाटे का वित्तीय क्या था, बजट था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा 2022-23 के अनुसार 2021-22 का जो घाटे का वित्तीय बजट था वो कितना था, तो आप बताएंगे 146 पॉइंट कितना था, 55 आप याद रखेंगे। ये हमारा नवीनतम आंकड़ा है, लेकिन 2017-18 का जो आंकड़ा था वो कितना था, 156.80 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद जो 19 का ये उसमें संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ए में भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 जी में आपको शांतिपूर्ण और हथियार के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा सही मिलान है वो यहाँ को बताना है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए के ए में आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी ने अपने क्वेश्चन का आंसर भी सही किया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शन है जो लग गए हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर ए है, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या 1975 के आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करके बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको क्या है आयरन लेडी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, और मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट का सही आंसर भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, फटाफट से मुझे क्वेश्चन का आंसर करके आप बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप सबके सामने है कि भारत में केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। यानी कि भारत में जो रेल मंत्री होता है इसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको पता होगा 18वीं लोकसभा गठन हुआ है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री बने हैं वो कौन बने, अश्विनी वैष्णव भी है, जो हमारी 7वीं लोकसभा में थे। और वर्तमान नवीन जो लोकसभा का गठन हुआ है उसमें भी क्या है, रेल मंत्री हमारे कौन है, अश्विनी वैष्णव जी ही है। तो आप बताएंगे इनकी जो रेल मंत्री की नियुक्ति किसकी सलाह पर कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या बनेगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे भारत में जो केंद्रीय रेल मंत्री है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे अश्विनी वैष्णव जी, जो 18वें नंबर की लोकसभा का गठन हुआ उसमें क्या है, मंत्री बने केंद्रीय रेल मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद अहमदुल्ला भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी मुझे सही उत्तर करके बताएंगे। और यह क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फैक्चुअल राष्ट्रपति वाला पोर्शन आपने पढ़ रखा होगा पॉलिटी में, तो आप उसका आंसर सही बताएंगे। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर की सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ये न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भारत के क्या है कार्य मतलब कार्यभार संभाला था उन्होंने राष्ट्रपति का। तो ये क्वेश्चन तब बनेगा तब आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर के बी लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से मंगोलिया की मुद्रा क्या है। मंगोलिया में जो मुद्रा चलती है वो आपको बताना है, ल्यूस, टोंगरोंग, क्यास या मेटिकल। तो मंगोलिया देश की मुद्रा क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे फटाफट से। मंगोलिया चीन की सीमा पर आपको गोबी मरुस्थल मिलता है, जो सबसे क्या है ठंडा मरुस्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे बता दीजिएगा कि मंगोलिया देश की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे क्यों रोंग क्या है मंगोलिया की मुद्रा, ये भी आप याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो आप याद रखेंगे उलान उलान बटोर क्या है मंगोलिया की राजधानी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और आपकी मुद्रा क्या है चोंगरोंग। वेरी गुड, आप सभी का सही उत्तर है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी कौन सी, वो आपको बताना है, जार्क है, इरबिड है, सोल्ट है कि अम्मान है। जो जॉर्डन देश है आपको पता होगा, ये मध्य एशिया के जो देश है वहां पर आता है। और जॉर्डन देश की राजधानी क्या है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 33 का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप बताएंगे अम्मान क्या है, जॉर्डन की राजधानी है, ये हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर बने क्वेश्चन नंबर के डी। और आपको पता होगा यह जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर है। अगर आपको पूछेगा कि जॉर्डन देश में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर रहती है, तो आप बताएंगे इसकी राजधानी जॉर्डन अम्मान में रहती है। और अम्मान जॉर्डन क्या आर्थिक और क्या है राजनीतिक क्या है केंद्र भी है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये फैक्ट आपको सभी को याद रखना है, कुछ भी फैक्ट अगर आपको उत्तर बने तो आप अपना आंसर बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है, मुझे आप इसका उत्तर करके बताएंगे कि एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। यानी कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, इराक है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है क्या इंडोनेशिया है। तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एशिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, तो आप बताएंगे भारत, दूसरे नंबर पर चीन। चाहे तो आपको एशिया में पूछ ले, चाहे आपको वर्ल्ड में पूछ ले, तो दोनों ही देश क्या है ये पहले और दूसरे नंबर पर मिलेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एशिया में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अधिक मुस्लिम जो लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं, इंडोनेशिया में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र हैं, किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वो आपको बताना है। गुआना में है, ब्राजील में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो आपको पता होगा ब्राजील में जो अमेजोन वर्षा वन पाए जाते हैं, वो अमेरिका क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और अमेजोन जो नदी है अववाद तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि वो क्या है वो सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नील नदी, वो भी आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। और अमेजोन जंगल को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से इसको पढ़ना और आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करना। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सभी को सही उत्तर करके बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है या कृष्णा है या गोदावरी, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर सभी बच्चों का आ रहा है, तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बनेगी ऑप्शन नंबर के बी, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की इसको क्या है बूढ़ी गंगा भी कहा देते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी बनेगी, तो आप यह बताएंगे कावेरी, तब उत्तर बनेगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, इसको क्या है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाते हैं। तो आप बताएंगे 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों ने सही बताया होगा। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा क्या है 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। इसलिए इस तिथि को यादगार बनाने के लिए क्या है 10 दिसंबर को क्या है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
तो ये होगी हमारी आज की श्रृंखला। कैसी लगी आज आप सभी को क्वेश्चन? आशा है कि सभी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। करंट अफेयर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि 2023-24 में किस प्रकार से स्पोर्ट्स से, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और जितनी भी पुस्तक वर्तमान 2013, 24 और 30 में आई है, उन सभी किताबों को आपको एक बार नजर मार देनी है। तो ये था आज का हमारा सेट नंबर 13 जीके जीएस का था। और ये जो पेपर हुआ था 26 फरवरी 10 जनवरी 2017 में एग्जाम हुआ था, सेकंड पाली में यह क्वेश्चन पेपर आया था। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने हमको समय दिया, टाइम दिया, अपने परिवार से जुड़े और इस श्रृंखला को आपने देखा और समझा। कितना क्वेश्चन आपने 38 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट किए, ये आप मुझे ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। और कैसा आपको हमारे साथ जुड़कर लगा? अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगता है, आपकी तैयारी काफी अच्छी हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सेशन को शेयर भी कर देना। वरना तो आप डेली हमारे सेशन के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यूथ कॉम्पिटिशन आएगा। टॉप 50 क्वेश्चन हम आप एक साथ डिस्कस करते हैं, जो हमारा टारगेट है यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के लिए। और वहाँ पर हमने सामान्य दिन की सीरीज आंसर के लिए चलाई हुई है। तो चाहे तो आप हमारे साथ शाम के 6 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे शाम के 6 बजे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती है अपनी नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।